ओके। हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सहयोगी नवनीत मिश्रा। शुरू करते हैं पैडागोजी स्पेशल जो सीरीज चल रही है 10 डेज की। इसमें आपका आज का दूसरा सेशन है परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, यानी परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न। डेली 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। डेली 8 बजे आपको आना है देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं चीज़ों के बारे में। तो ये 10 दिन की रहेगी, 10 एटलीस्ट 10 सीरीज तो इसमें आएंगी, जिसमें से हम लोग पैडागोजी का पूरा सेक्शन कवर करेंगे एकदम अच्छी तरीके से। अगर ये आप कर लेते हैं तो मैं इसमें मैराथन लगा दूंगा कि जो क्वेश्चन छूट रहे होंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जब तक शुरू करते हैं अपन लोग हैं। ओके ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्वता और अधिगम के बीच अंतः क्रिया का परिणाम है। तो परिपक्वता और अधिगम के बीच आप समझ रहे हैं परिपक्वता क्या है आपका? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन। और अधिगम आपका हो गया लर्निंग। क्या हो गया? लर्निंग। लर्निंग। इन दोनों के बीच का जो है वो इंटरेक्शन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो परिपक्वता और अधिगम के बीच की अंतः क्रिया का परिणाम क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है पर्यावरण, दूसरा है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, और सी है आपका विकास यानी डेवलपमेंट, और डी है आपका वृद्धि यानी ग्रोथ। तो परिपक्वता और अधिगम के बीच अंतः क्रिया का परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। तो मैच्योरेशन और लर्निंग की बात करें तो पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का अगर गुणनफल देखें, यानी पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? इन दोनों का गुणनफल डेवलपमेंट कहलाता है। अगर इनकी बात करें तो मैच्योरेशन प्लस लर्निंग, अगर मैच्योरेशन प्लस लर्निंग की बात करें, ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। जब तक आपका अधिगम होगा, अधिगम और परिपक्वता, परिपक्वता से अधिगम, यानी मैच्योरिटी, अगर मैच्योर जल्दी हो जाएंगे तो अधिगम उतनी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। या फिर कह सकते हैं कि अगर आप लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो आप परिपक्व मैच्योर कहलाने लगेंगे। तो इनकी अगर बात करें आप, तो इनका आंसर हो जाएगा कौन सा? विकास। क्या है? इनकी दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम क्या है? विकास। विकास। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की प्रमुख अभिधारणाएं हैं? ठीक है, अभिधारणाएं मिस स्पेलिंग टाइपिंग में हो जाती है, ठीक है। सामाजिकरण की अभिधारणाएं हैं, ठीक है। तो पहला आपका दिया है कि यह किशोरावस्था के दौरान प्राप्त होता है। जो सामाजिकरण है यानी सोशलाइजेशन होता है वह किशोरावस्था के दौरान प्राप्त होता है। या फिर यह कि बी कह रहा है कि यह एक सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को विकसित करने में मदद करता है। या फिर कह रहा है कि सी सामाजिक प्रकृति का विकास व्यक्तित्व को सामाजिक जीवन में भाग लेने के योग्य बनाता है। सभी लोग बताइए, लाइव में आप लोग हैं तो सभी लोग बताइए क्या कहता है। तो ऑप्शन दिया गया कि पहला ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा ए और सी। बताइए जी, बताइए। सभी लोग जवाब देंगे, है ना? सभी लोग जवाब देंगे। दूसरे का आंसर क्या होगा? पहला आपका लिखा है यह किशोरावस्था के दौरान प्राप्त होता है। यही चीज आपकी गलत होगी, क्योंकि सामाजिकरण की बात करें, प्रमुख अवधारणा सबसे बड़ी भी होती है कि सोशलाइजेशन की पहली सबसे प्राइमरी, ठीक है, पहली। दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी।
सेकेंडरी में क्या आता है और प्राइमरी में क्या आता है? प्राइमरी आपकी परिवार होती है यानी फैमिली, और सेकेंडरी आपका होता है, क्या होता है सेकेंडरी? स्कूल, विद्यालय या अन्य साधन। ठीक है, तो समाजीकरण आपका सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका किशोरावस्था, होता ही नहीं है, सबसे पहले स्टार्ट आपका हो जाता है शैशवावस्था से। शैशवावस्था से क्या हो जाता है? शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये तो आपका गलत ही हो गया। दूसरा है, ये आपका गलत हो गया, सॉरी। दूसरा है, यही सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों, प्रतीकों को विकसित करने में मदद करता है, ये आपका सही है। सी आपका दिया कि सामाजिक प्रकृति का विकास व्यक्तित्व को सामाजिक जीवन में भाग लेने के योग बनाता है, ये भी सही बात है कि सामाजिक प्रकृति का जो विकास होगा वो व्यक्ति को सामाजिक जीवन में भाग लेने के योग्य बना देगा। तो आपका बी और सी सही है, इसलिए दूसरा आपका राइट आंसर हो जाता है बी फॉर बैंगलोर, बी फॉर बैंगलोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, बताइए बताइए बताइए। मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, बताइए। तो पहला आपका दिया है कि एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, या फिर एक बच्चा जिसने नियमों की अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, और सी है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और उसके अनुसार जटिल प्रयोग की योजना बना सकता है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसा कि एक पेंसिल और एक ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपकी मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है। अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था की बात भाई जन्म से, कहा जाता है कि जन्म से यौवन तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। कहाँ आती है? बाल्यावस्था के अंतर। यौवन तक की अवस्था होती है वो कहाँ आती है? बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष एवं 12 से 14 वर्ष, तभी आप देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष जो स्कूल एज होती है हम लोग वो 6 से 14 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है, अगर बात करते तो यह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह है मध्य बाल्यावस्था और यह है तो उत्तर बाल्यावस्था। बाकी आप देखें तो अधिकांशतः जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने 2 ही डिवाइडेशन दिए हैं, यानी 2 से 6 और 6 से 12, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा दिया गया उत्तर बाल्यावस्था। इन्होंने जब 3 डिवाइडेशन होते हैं तो ये अलग प्रकार की चीज़ें, जब मध्य बाल्यावस्था की बात करते हैं तो ये इस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, या फिर एक बच्चा जिसने नियमों की अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, यह आपकी मध्य बाल्यावस्था के अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो मध्य बाल्यावस्था में कौन सा होगा? नियमों और अर्थ की समझ विकसित हो जाए और तर्क करने की शक्ति उसके अंदर आ जाए, यानी तार्किक चिंतन वह करने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव विकास के क्षेत्र डॉट डॉट में विभाजित है। तो मानव विकास का क्षेत्र की बात करें, आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मानव विकास का क्षेत्र 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, यानी फिजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव और तीसरा है सोशल और चौथा है आपका, कौन सा है चौथा आपका हो गया हाँ इमोशनल। क्या? इमोशनल। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी शारीरिक, और शारीरिक तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों को देखना है अपन को। अब शारीरिक है और दूसरा है कॉग्निटिव, यानी अब आध्यात्मिक यहाँ से खत्म हो गया, तो इसका मतलब यही होने चाहिए। तो मानव विकास के क्षेत्र अगर देखें तो शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक और सामाजिक, ये कभी इस तरफ और इससे ये जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आगे पीछे हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है, या पीसीएससी से आप डिटरमाइन इस चीज़ को कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल,
यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। ये आपका ए इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें तो ज़्यादा दम था ही नहीं, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस भी हैं। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पांचवें क्वेश्चन की बात क्या कि मोहन स्कूल में आयोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते हुए सामाजिक संपर्क का कौशल सीखता है। सामाजिक यानी संपर्क यानी सोशली कॉन्टैक्ट जो है उसकी स्किल्स डेवलप होती है उसके अंदर। मोहन को किस प्रकार की सामाजिकरण प्रक्रिया प्रभावित करती है? मोहन को किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। तो मोहन यहाँ पे स्कूल में आयोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते हुए सामाजिक संपर्क का कौशल सीखता है। तो पहला आपका दिया है प्राथमिक सामाजिकरण, दूसरा है द्वितीयक सामाजिकरण, तीसरा है वयस्क सामाजिकरण और चौथा है सामूहिक सामाजिकरण। ये यार मिस टाइपिंग हो जाती है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, है ना। बताइए बताइए। तो आपको पता है कि मोहन स्कूल में आयोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते हुए सामाजिक संपर्क का कौशल सीखता है। तो सामाजिक संपर्क कब सीखेगा? पहले एजेंसी के आपके बारे में आपको पता है कि प्राइमरी एजेंसी में आता है आपका कौन आता है? परिवार यानी फैमिली। और सेकेंडरी एजेंसी की बात करें अगर तो कौन आता है? स्कूल, विद्यालय या अन्य संचार साधन और अन्य चीज। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीय। अब प्राइमरी एजेंसी की बात करें तो स्कूल में जब जाएगा तो बच्चा सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आएगा, यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक सामाजिकरण के अंदर आएगा, द्वितीय सामाजिकरण के अंदर आएगा। तो बी इज द राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर। द्वितीयक सामाजिकरण की बात करें तो बच्चे को अगर ये जो प्रभावित होते हैं सामाजिक प्रक्रिया में वह स्कूल और परिवार, संचार साधन, ये विभिन्न कारक प्रभाव कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए लाइक शेयर का है, तो जिसने लाइक नहीं किया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी और आगे भी सेशंस लेके आएंगे, चाहे वो है आपकी टीचिंग से किसी भी संबंधित हो। एग्जाम सीरीज चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग कर ही देते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो कर ही देंगे। चलो मनोबल बढ़ता है और कुछ नहीं है, चीज़ें होती है, मज़ा आता है, साथ में करेंगे मिलके। कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छठवां क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास की प्रकृति है? मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी प्रकृति है? ठीक है, इसकी बात हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रकृति की बात हो रही। आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए बताइए। बताइए, छठवां दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास की प्रकृति है? यानी मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रकृति की बात करी गई है। तो पहला डेवलपमेंट की आपको पता है कि गुणात्मक है या परिमाणात्मक है, या सी है सर्वांगीण, या डी है संवेगात्मक। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रकृति तो गुणात्मक भी हो सकती है, परिमाणात्मक भी हो सकती है और संवेगात्मक भी हो सकती है। परिमाणात्मक ये आपका ग्रोथ के अंदर आ जाता है और गुणात्मक आपका ग्रोथ, परमाणात्मक और परिमाणात्मक है यहाँ पर, सॉरी, परमाणात्मक और गुणात्मक ये दोनों आपके विकास के पक्ष हैं, विकास के अंदर डेवलपमेंट के पक्ष हैं, डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं। तो मानव विकास की प्रकृति की बात करें तो मानव विकास का विकास जो होना चाहिए वो सर्वांगीण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वांगीण। तो सी आपका राइट आंसर हो जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सातवें क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोवैज्ञानिक, मनोगत्यात्मक, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक यानी सोशियोमोटर, ठीक है, मनोगत्यात्मक, क्या लिख रहा हूं मैं, साइकोमोटर, 1 सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? तो साइकोमोटर की यहाँ बात हो रही है, साइकोमोटर, ठीक है, साइकोमोटर की बात हो रही है। साइकोमोटर की बात करें तो मनोगत्यात्मक कौन नहीं, यानी शारीरिक से संबंधित कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो पहला आपका ए है खेलना, यह शारीरिक संबंधित है क्योंकि इसमें आपकी फाइन मोटर्स
और ग्रॉस मोटर दोनों का यूज होता है, यानी फाइन माने छोटी छोटी जो आपकी मांसपेशियां काम करती हैं, और ग्रॉस यानी बड़ी मांसपेशी काम करती है। तो खेलना आपका है, इसमें ग्रॉस मोटर की आवश्यकता होती है। गेंद फेंकने की बात करें तो गेंद फेंकने में आपकी आर्म यानी ग्रॉस मोटर की बात वो होती है, लेकिन आप जब कट करते हैं किसी चीज़ को, वो चीज़ को प्रयोग करते हैं, पेन पकड़ना हुआ, यहाँ पर आपकी फाइन मोटर्स के स्किल्स का प्रयोग होता है। गेंद फेंकना तो ये इसका मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर है, इसलिए ये भी नहीं है। और सी आपका लिखने में फाइन मोटर स्किल्स आपकी यूज होती हैं, तो ये भी आपका नहीं है। इसे सोचना क्या है आपका, ये मनोविज्ञान है, यानी कॉग्निशन संबंधित है। कहाँ है? कॉग्निशन, यानी अभी आपके ब्रेन से संबंधित है, चाहे उसको संज्ञान बोल लीजिए, ब्रेन बोल लीजिए, या मनोवैज्ञानिक है, उससे संबंधित है। ठीक है, क्लियर इतनी बात चीजें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आपका दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। 8वां दिया गया, आप बता करिए। निम्नलिखित में से किसी समस्या समाधान के माध्यम से पढ़ाने में शिक्षक की भूमिका के रूप में नहीं देखा जा सकता है? आठवां आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसी समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से पढ़ाने में शिक्षक की भूमिका के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो पहला आपका दिया गया है समस्या निर्माण, दूसरा दिया गया है समस्या को समझने परिभाषित करने में छात्र की मदद करना, और दूसरी आपका दिया गया कि छात्रों के बस समस्या को उचित समाधान प्राप्त करने में सहायता करना। डी आपका दिया कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाना। 8वें का आप बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। बताइए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी समस्या समाधान के माध्यम से पढ़ाने में शिक्षक की भूमिका के रूप में नहीं देखा जा सकता है। अगर समस्या समाधान आपको करवानी है तो बच्चे के सामने क्या रखनी पड़ेगी? समस्या। जब प्रॉब्लम रखेंगे तभी तो वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, तो ये नहीं है क्योंकि ये सही है। समस्या को समझने और परिभाषित करने में छात्र की मदद करना, आप समस्या को समझने और परिभाषित करने में छात्र की मदद करेंगे, इसलिए ये भी नहीं है। तीसरा आपका दिया गया है छात्र को केवल समस्या का उचित समाधान प्राप्त करने में। तो अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं तो वहां पर छात्र को सीधे आप उचित समाधान दे देंगे तो वह प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख पाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए आपका ये गलत हो जाता है, इसलिए ये सही है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड में चलते हैं थोड़ा। पहला 9वां क्वेश्चन आपके ऊपर है कि एक लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम की बात हो रही है। यहाँ पर लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम की बात हो रही है। लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम की बात का मतलब यह है कि बच्चे को बोलने का अवसर प्रदान करना। क्या करना? अवसर। सबको बोलने की आज़ादी है, लोकतांत्रिक हमारा देश है, तो बच्चे को बोलने की आज़ादी प्रदान करना। तो पहला दिया गया है कि ए में विविधता और लचीलापन है। एक लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम में क्या विविधता और लचीलापन है? यह अकेला विषय पाठ्यक्रम है, व्यक्तिगत अभिरुचि और क्षमताओं को पूरा नहीं करता, शिक्षाप्रद प्रभाव और गतिविधि और अनुभव को शामिल नहीं करता। ठीक है, तो यह लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम की बात हो रही। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर करें। ठीक है, चलिए, लोकतांत्रिक का मतलब ही यही होता है कि पहला आपका जो दिया गया है विविधता और लचीलापन, यानी जो हम लोग को पाठ्यक्रम रखना है, क्या रखना है? पाठ्यक्रम जो रखना है वो लचीलापन हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो, यानी क्या कहने का तात्पर्य है कि फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, क्या हो? फ्लेक्सिबल हो और विविधता हो। ठीक है, चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ में समावेश हो, विविधता हो और लचीलापन हो, यह आपका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9वें का ए आपका सही राइट आंसर हो जाता है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
दिख रहा है सभी लोगों को प्रॉपर, है ना? ओके। 10वां क्वेश्चन आपका है, 10वां क्वेश्चन क्या है? डेविड कॉल के अनुसार, क्या है? डेविड कॉल के अनुसार अनुभव जन अधिगम के 4 चरण कौन से हैं? माननीय डेविड कॉल, अगर आप केबीएस पढ़ रहे हैं तो डेविड कॉल के बारे में आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है? डेविड कॉल की थ्योरी पढ़ी होगी, तो आप जवाब करिए सभी लोग। सभी लोग करिए। डेविड कॉल के बारे में। डेविड कॉल क्या कहते हैं? डेविड कॉल कहते हैं कि अनुभव के माध्यम से ज्ञान निर्माण, अनुभव के माध्यम से क्या करना है? ज्ञान निर्माण करना क्या कहलाता है? अनुभव जन अधिगम, मतलब अनुभव के माध्यम से ज्ञान निर्माण करना, इन्होंने इस प्रकार से यह परिभाषित किया है, ठीक है? तो पहला आपका दिया गया है मूर्त अनुभव चिंतन अवलोकन और अमूर्त प्रतिवाद सक्रिय प्रयोग। अमूर्त अनुभव चिंतन अनुभव मूर्ति प्रतिवाद सक्रिय प्रयोग, मूर्त अनुभव सक्रिय अनुभव अमूर्त प्रतिवाद चिंतन प्रयोग। और चौथा आपका दिया गया है कि सक्रिय अनुभव चिंतन अनुभव अमूर्त प्रत्ययवाद मूर्त अनुभव। इन लोगों को कॉमा है, ठीक है? ठीक है, तो आपका पहला आंसर सही होता है कि पहले मूर्त अनुभव, चीज़ों को पहले आप मूर्त जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको देखेंगे, फिर अनुभव करेंगे, फिर उसके बाद में आपको चिंतन और अवलोकन करना है। चिंतन उसके बारे में करेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर अमूर्त प्रतिवाद, तब आप वो थ्योरी समझ पाएंगे, जो बच्चा वो थ्योरी समझ पाएगा जिसके बारे में अमूर्त चीज़ें, मतलब जो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है, ठीक है? आपकी कल्पना कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसी होगी, एक कल्पना कर सकते हैं। तो अमूर्त चीज़ें जो होगी, और उसके बाद उसका सक्रिय प्रयोग, ये 4 आपके डेविड कॉल के अनुसार अनुभव जन अधिगम के 4 चरण हैं। पहले मूर्त अनुभव, फिर चिंतन अवलोकन, फिर अमूर्त प्रतिवाद, और चौथा है आपका सक्रिय प्रयोग। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है? ये चीज़ याद रखने योग्य है, ध्यान रखना है, कह सकते हैं रोड मेमोराइजेशन नहीं करना है, ठीक है? कि रट्टा मारने लग जाओ। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है? पियाजे, जीन पियाजे की बात हो रही है यहाँ पर। पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है, मतलब ऐसा इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, ऐसे कौन मनोवैज्ञानिक आ गए भैया जो इनके सिद्धांत की आलोचना कर दिए, ठीक है? 4 दिए हैं कि पियाजी, सॉरी ये पियाजी लिख गया यार, क्या लिख गया, ध्यान रखना, पियाजे है यहाँ पर, कर लीजिएगा पियाजे, ठीक है? पियाजे बच्चों को बुद्धिमान प्राणी नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? बुद्धिमान प्राणी नहीं मानते हैं। बी है, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमता को कम करके आंका है। फिर दिया गया है पियाजे ने बच्चों को सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण के रूप में नहीं समझा है। फिर दिया गया है पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत नहीं माना है। कौन सा आंसर सही है कि कौन से सिद्धांत की आलोचना करी गई है इनकी? बताइए, बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए, तो एक मनोवैज्ञानिक थे आपके, कौन? क्रेन। कौन थे? क्रेन। क्रेन थे। इन्होंने 2005 में एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत में आलोचना इनकी करी है। कौन सी करी है? कि पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमता को कम करके आंका है, तो इसलिए यह सही है। तो आलोचना किसी करी है? पियाजे ने जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमता को कम करके आंका है। इन्होंने सिद्धांत दिया कि बच्चे गणित प्लस विज्ञान में तर्क संगत होते हैं। क्या होते हैं? तर्क संगत, तर्क संगत होते हैं। क्या होते हैं? तर्क संगत होते हैं। तो बच्चे गणित और विज्ञान में तर्क संगत होते हैं, ये क्रेन ने कहा है। और पियाजे जी ने कहा था भैया कि इन्होंने इनकी एक थ्योरी है कि
कॉग्निशन डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी गई है, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं, ईगो सेंट्रिज्म होते हैं। क्या होते हैं? ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है। तो क्रेन जो मनोवैज्ञानिक हुए 2005 में, इन्होंने एक थ्योरी दी, उसमें कहा कि बच्चे तर्क संगत होते हैं और गणित विज्ञान में। ठीक है। तो पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में की बात हुई है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में गणित विज्ञान में तर्क संगत होते हैं। इनकी इस थ्योरी की आलोचना की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की किस चीज में कमी है? ठीक है, अनुशासन है, डिसिप्लिन की बात हो रही है यहाँ पर। काय की? डिसिप्लिन। ठीक है, काय की बात हो रही है? डिसिप्लिन की बात हो रही है, अनुशासन की बात हो रही है। तो अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की किस चीज में कमी है? तो पहला आपका दिया गया है शिक्षण विधियों में दक्षता, दूसरा है अपने विषयों में ज्ञान, तीसरा है सीखने और करने के लिए सार्थक चीजों की एक रचनात्मक कार्यक्रम, और चौथा आपका दिया है शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान में कमी। ठीक है। तो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान में कमी, सीखने और करने के लिए सार्थक चीजों की, इन सब चीजों की बात करें तो शिक्षण विधियों में दक्षता अगर नहीं होगी, जो टीचर के पढ़ाने का तरीका है वह अच्छा नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि वह विफल हो जाएगा। और बुनियादी कारण, ये सबसे बड़ी बुनियादी कारण हो जाता है कि वह विफल हो जाएगा और अपनी शिक्षा बच्चों तक सही रूप में नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सबसे बड़ी चीज है कि पाठ योजना में कमी, जो पाठ योजना बनाते हैं उसमें कमी हो जाती है, वही शिक्षण विधियों की कमी कहलाती है। ठीक है, इसको रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दीजिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भैया लोग। हैं जो चीज़ें हैं, मुझे क्या है भैया, आप लाइक जब करते हैं ना, मतलब एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूँ एकदम, जब लाइक कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, लाइक, एकदम एनर्जेटिक। और दोस्त तक शेयर कर दीजिए। आपका भाई दोस्त जो समझिए, मेहनत करके क्वेश्चन लेके आते हैं। अभी स्टार्टिंग है चीज़ें, तो थोड़ा डिफरेंट सेटअप धीरे अपडेट होता जा रहा है। अगला 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है? क्या नहीं है? कारक नहीं है, यानी फैक्टर नहीं है। क्या? फैक्टर। कि जो कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला, यानी लर्निंग को प्रभावित करने वाला, लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पर। क्या हो रही है बात? लर्निंग की बात हो रही है। लर्निंग को प्रभावित करने वाले शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है। तो ध्यान की बात करें तो अगर ध्यान तो है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देगा भाई, अटेंशन अगर नहीं होगी बच्चे में, तो वह पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, क्या नहीं कर पाएगा? पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए यह गलत है क्योंकि यह सही है, इसलिए यह गलत है क्योंकि पूछा ही गलत है। प्रेरणा की बहुत आवश्यकता होती है, 100% क्या, मैं तो कह रहा 110% होती है अगर प्रेरणा नहीं है, और खास तौर पर आंतरिक प्रेरणा, यानी जो इंटरनल प्रेरणा होती है, आपकी अंदर की मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, उसकी आवश्यकता होती है। लक्ष्य, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य एक गोल होना चाहिए। 1 सेकेंड, ओके, हाँ। तो लक्ष्य अगर गोल नहीं है आपके पास, गोल बहुत आवश्यकता है, आवश्यक है। गोल नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी सही है, ये सही है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए डी आपका ऑप्शन सही है। संचार की बात करें तो अधिगम में संचार की आवश्यकता नहीं होती, आपको किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिगम आपको अपने स्व अध्ययन करना पड़ता है, स्कूल में जाकर अध्ययन करना पड़ता है। तो सीखने के लिए संचार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। यह एक संबंधित कारक नहीं है, बाकी 3 ये आपके संबंधित कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ख़त्म करके जाइएगा बहुत, और कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइएगा लास्ट में कि कितना आपने किया 15 में से। 14वां आपका दिया गया है कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अहम केंद्रित, यानी ईगो सेंट्रिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। काय की बात हो रही है? ईगो सेंट्रिज्म की। ईगो सेंट्रिज्म की बात होती है पियाजे के अनुसार। बताइए बताइए।
14वां दिया गया कि ए पर्यावरण का ज्ञान का केंद्र नहीं है, बी दिया गया कि बच्चा दुनिया का केंद्र है और सब कुछ इसी के चारों ओर घूमता है, और सी दिया गया संवेदी गत्यात्मक अवस्था, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्र की बात करते हैं, ईगो सेंट्रिज्म की बात करते हैं, तो ईगो सेंट्रिज्म पियाजे कहते हैं कि बच्चा बाल्यावस्था में जब होता है तो बच्चा ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है, यानी चाइल्डहुड में ही बच्चा ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है। तो चाइल्डहुड में हो जाता है, उसके बाद एडोलसेंस में, एडोलसेंस की बात करें, किशोर अवस्था की बात करें, तो बच्चे दो जगह ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी उसे क्या लगता है कि बच्चे को लगता है कि बच्चा दुनिया का केंद्र है, वही है एक, मतलब वही एक आदमी है और सब कुछ उसी के चारों घूम रहा है, मतलब जो कुछ है सब उसी के इर्द गिर्द है। आप देखेंगे कि बच्चे जब किशोर अवस्था की बात अगर करें तो उसमें देखते हैं आप कि बच्चों को लगता है, किशोरों को लगता है, किशोरियों को लगता है कि सब कोई मुझे देख रहा है, तो बाल को ठीक करेगा, अपने कपड़ों को ठीक करेगा, तो मतलब उन सब चीज़ पे काम करेगा। उसे लगता है कि सभी लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है, टीनेज होते हैं, ये सब उनका एक भ्रम होता है। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? लियो वाइगोत्स्की की बात हो रही है, एक शिक्षक की प्राथमिक यानी प्राइमरी जो इसकी भूमिका है वो क्या है कि विद्यालय को सूचनाएं हस्तांतरण करना और सटीक पुनर्उत्पत्ति बल देना। कि मतलब उसका शिक्षक की इतनी भर आवश्यकता है कि वह विद्यार्थी को सूचना भेजता रहे और एक सटीक पुनरावृत्ति, सॉरी ये गलत हो गया, पुनरावृत्ति यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति है। दूसरा दिया है कि बच्चों के चिंतन को पार प्रदान करना, यानी पार यानी स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर। स्कैफोल्डिंग क्या बात हो रही है? स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। सी दिया गया है कि इनाम और सजा का उपयोग करके बच्चों के अधगम को प्रोत्साहन देना, मतलब उनको अवार्ड दे दिया और कोई या फिर मार दिया कि भैया हम आपको बहुत पीटेंगे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो उनको अधगम को प्रोत्साहन देना, या फिर भैया बहुत अच्छा किया, सभी बच्चों के सामने खड़ा करके आपने दिखा दिया और एक अवार्ड दे दिया उसको, तो ये प्रोत्साहन देकर उसको काम करेंगे। प्राथमिक भूमिका की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोत्साहन देना एक आपकी सेकेंडरी उसमें आ जाएगा। बच्चों की स्मरण कौशल को बढ़ावा देना, यानी या फिर आप कहें कि भैया रट्टा मारो, ठीक है, दबा दबा के रिमेम्बरिंग करना तुमको, भैया अच्छे से रट के जाओ और पेपर दे दो, तो रट्टा तो वैसे ही आपका गलत हो गया। दूसरा इनाम और सजा गलत हो गया। तीसरा आपका विद्यार्थियों को सूचना हस्तांतरण करना और सटीक पुनरावृत्ति पर बल देना, ये भी उपयोग नहीं है। ठीक है, बताइए तो क्या बचे आप? चलिए, तो बच्चे को बायोगॉस में आपने पढ़ा होगा कि जेपीडी यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र जो दिया गया है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वह बायोगॉस्की ने दिया है, आपने सीटेट में पढ़ रखा होगा। बच्चों को चिंतन को पार प्रदान करना, अगर वह आप देखते हैं कि जब बच्चे को सिखा रहे होते हैं, अगर आपने बोला कि 17 का पहाड़ा सुनाओ, अगर बीच में वह अटकता है कि 17 पंजे कितना होता है, 17 छक्का कितना होता है, तो आप उसको बता दो, थोड़ा सा बता दो, तो वो आगे की चीजें कर जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं पार प्रदान करना। क्या कहते हैं? पार, यानी स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इन्होंने MKO भी दिया, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब बच्चे से जो दूसरे अन्य लोग हैं, चाहे वह उसके माता पिता हो या शिक्षक हो या सहपाठी हो, किसी से भी वह इन सब अपनी शिक्षक के रूप में नॉलेज प्रदान कर सकता है, नॉलेज ले सकता है, सॉरी। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? बी राइट आंसर हो जाता है। बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए, अब तो कुछ बताने, मेक योर सेल्फ क्रिएटिव, अपने आप को हमेशा क्रिएटिव रखना है, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और सोशल हैंडल्स अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, इसकी PDF चाहिए, मोर नोट्स चाहिए, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप एग्जाम सिटी इंडिया के नाम से कहीं पर भी सर्च करते, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ ना सही एक इंटरेक्शन बना रहे हम लोगों के बीच में, इसलिए आप कनेक्ट हो जाएं तो बेहतर है। बाकी आप इन सब चीज़ के लिए इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ पर
आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी। चलिए सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। हमारी अगर मेहनत आपको सही समझ में आ रही हो, कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दे पाएँ, ठीक है। चलिए नमस्कार, अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।